पाकिस्तान के अंदर प्रदर्शन हो रही हैं। जी जी। अभी देखा कराची के अंदर अमेरिकी दूतावास पे हमला हुआ। ईरान के और इसके साथ साथ दुनिया भर के मुसलमानों के, आप उन्हें कह सकते हैं प्रेरणा स्रोत कह सकते हैं, आप उन्हें धर्मगुरु कह सकते हैं, उनकी शहादत हो गई। यूरोप के कुछ देशों में जो खनिज संपदा है, जो पेट्रोल है, डीजल है, प्राकृतिक गैस है, इस पर अपना एकाधिकार चाहता है। जी, पहले तो हम देखें ईरान के साथ जो युद्ध है जी, इसके अंदर भारत की भूमिका क्या होनी चाहिए। और उससे पहले 51 से पहले जो मोहम्मद रजा अली शाह पहलवी थे वो अमेरिका परस्त थे। तो वहाँ क्या था कि जितनी तेल कंपनियां थी उन पर ब्रिटेन और अमेरिका का कब्जा था। जी, इसके अंदर क्या लगता है चीन की, रूस की, इनकी स्थिति क्या रहेगी आगे। दोस्तों नमस्कार, मैं संजय मग्गू और मौजूद हैं देश रोजाना के डिजिटल मीडिया मंच पर। इस समय अगर कहें तो विश्व युद्ध की तरफ बढ़ता हुआ दिखाई पड़ रहा है। मसलन अभी हाल ही में 2 दिन पहले यानी कि शुक्रवार को इजराइल और अमेरिका ने संयुक्त रूप से हमला कर दिया था ईरान पर। और आज ईरान के जो रहबर है, ईरान के जो सुप्रीम लीडर थे, धार्मिक गुरु भी और ईरान के आप सर्वे सर्वा कह सकते हैं, आयतुल्लाह अली खामेनेई, यानी कि ईरान के और इसके साथ साथ दुनिया भर के मुसलमानों के, आप उन्हें कह सकते हैं प्रेरणा स्रोत कह सकते हैं, आप उन्हें धर्मगुरु कह सकते हैं, उनकी शहादत हो गई। हालांकि इजराइल और अमेरिका कह रहे हैं कि युद्ध में मारे गए, लेकिन चाहे वो ईरान के लोग हो और चाहे वो दुनिया भर के मुसलमान कहते हैं कि वो शहीद हुए। और असल में युद्ध के अंदर जब कोई मारा जाता है तो उसे शहीद ही कहा जाता है, शहादत कही जाती है। अगर कोई सरहद पर फौजी मर जाए तो उसे भी शहादत ही कहा जाता है। इस लिहाज से कह सकते हैं कि खामेनेई आज शहीद हो गए। दरअसल इस सारे वाकये को लेकर के इस समय जो चल रहा है, मसलन आप देखें तो इधर अब ईरान पर हमला हो चुका है, इधर पाकिस्तान अफगानिस्तान चल रहा है, इधर रूस यूक्रेन के बीच आज तक जारी है। इस सब के बीच में आखिर स्थितियां क्या हैं, भारत कहां खड़ा है, इस सब के बीच में जो युद्ध चल रहा है इसका परिणाम क्या होगा, कुछ इन्हीं विषयों पर लेकर के बातचीत करेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं अशोक मिश्र जी। नमस्कार। अशोक मिश्र जी राजनीतिक मामलों के पुराने जानकार हैं, विदेशी मामलों के पुराने जानकार हैं और देश रोजाना के संपादक हैं। मिश्रा जी, खामेनेई शहीद हुए या मारे गए? देखिए, ये तो नज़रिए का फर्क है जी। जैसे हमारी सेना और दुश्मन देश की सेना लड़ रही हो तो हमारा जब सैनिक शहीद होता है, मारा जाता है तो हम उसे शहीद बोलते हैं। जी। उधर का जब मारा जाता तो सैनिक तो हम कहते हैं मारा गया। ये जी, ये नजरिए का फर्क है। नजरिए का फर्क है जो जिसको बहुत सारे लोग दुनिया भर के मुसलमान शहीद बता रहे हैं, अमेरिका परस्त या इजराइल परस्त जो लोग होंगे वो मार दिया मारे गए, वो मारे गए। तो ये सिर्फ नजरिए का फर्क है जी। हम उसको कह सकते हैं कि जब युद्ध में, आपने सही कहा कि जब युद्ध होता है और जब कोई सैनिक मारा जाता है या कमांडर मारा जाता है तो वो शहीद कहलाता है। अपने वतन के लिए शहीद होता है। शहीद, हाँ, अपने वतन के लिए तो वो शहीद ही होता है। शहीद ही होता है। मिश्रा जी, ये अगर देखें तो पिछले काफी समय से बातचीत चल रही थी जी। परमाणु जो परीक्षण या परमाणु हथियार जो बना रहा था ईरान, उसको लेकर के ऐतराज था अमेरिका का और इजराइल का। जी। स्पष्ट ऐतराज तो यही था। हाँ। हालांकि इंटरनल पॉलिटिक्स बहुत है जी। कहीं तेल की लड़ाई है जी, कहीं जो संसाधन है उनकी लड़ाई है, कहीं खुद को पावरफुल दिखाने की लड़ाई है। जी। और मुझे लगता है कि कहीं विश्व के अंदर कुछ देशों के ऐसे शासक जो खुद को दिखाना चाहते हैं कि हम सर्वोपरि हैं, जी। उनकी लड़ाई है। और एक तो एप्स्टीन फाइल्स की लड़ाई भी आजकल है। जी, तो क्या समझते हैं कौन कौन सी लड़ाई है ये? वैसे सबसे बड़ी लड़ाई तो आर्थिक है जी। दुनिया में। ये जो अमेरिका और रूस, ब्रिटेन, ये जितने भी देश हैं, इनका जो ये आप देखिए कि कभी शीत युद्ध चला करता था 80 से पहले, उसके बाद रूस का बिखराव हुआ, टूटे। जी। तो ये जो लड़ाइयाँ थी ये आर्थिक थी। सबको जो है अपना बाजार चाहिए, संपदा चाहिए। अमेरिका भी मिडिल ईस्ट में और यूरोप के कुछ देशों में जो खनिज संपदा है, जो पेट्रोल है, डीजल है, प्राकृतिक गैस है, इस पर अपना एकाधिकार चाहता है। जी। अच्छा, ये ट्रम्प की ही नीतियां नहीं है, ये बहुत पहले से चली आ रही। जी। आपको याद होगा कि 1951 में वहाँ एक राष्ट्रपति चुने गए थे ईरान में, मोहम्मद मोसादेक,
चुनाव हुआ था ईरान वहाँ- के अंदर, हाँ, जी। ईरान के अंदर जी। और उससे पहले 51 से पहले जो मोहम्मद रजा अली शाह पहलवी थे वो अमेरिका परस्त थे। तो वहाँ क्या था कि तेल, जितनी तेल कंपनियां थी उन पर ब्रिटेन और अमेरिका का कब्जा था। जी। जब ये मोहम्मद मोसादेक राष्ट्रपति हुए, चुन के आए, उन्होंने उसका राष्ट्रीयकरण कर दिया। वो राष्ट्रीयकरण करते ही अमेरिका और ब्रिटेन जो कंपनियां थी ब्रिटेन की, उनका एकाधिकार खत्म हो गया। असली जंग वहीं से शुरू हुई। वो अमेरिका तब से, वो आज राष्ट्रपति ट्रंप है, कल कोई दूसरा होगा, इससे पहले जो थे हम तो पॉलिसी कह एक सकते हैं कि बड़बोले नेता हैं। हाँ। बस किसी बात को मैंने कर दिया, मैंने मैं कर रहा जी। हूँ, मैं कर रहा हूँ, बस उस पॉलिसी पर है ट्रंप। जी, तो जी। जिसे भारत पाकिस्तान वाला ही मसला था, जी जी, आज तक ये कहने से चूकते ही नहीं कि मैंने जंग रुकवाई थी। वो जब भी सांस लेते तो यही बोलते, लगता है जैसे हर सांस में ये निकलता हर कि सांस मैंने भारत को मैंने भारत धमकाया का- और भारत की जंग रुकवा दी, मैंने डांट दिया उन डांट लोगों को। दिया। मतलब जैसे पता नहीं कितने बड़े गार्जियन हो। हाँ, जी जी एक बात अगर देखी जाए, अभी इससे पहले हाल ही में वेनेजुएला के राष्ट्रपति को बंदी बनाया। जी जी भारत के साथ जो ट्रेड डील है जी उसको लेकर के तमाम बातें हैं, चाहे वो भारत के अंदर विपक्षी राजनीतिक दलों की बात हो और या फिर उसको आप आर्थिक मंच पर देख लें, जी जी, तो एक प्रकार से कह सकते हैं कि जैसे अमेरिका या ट्रंप की एक पॉलिसी बन गई है कि धौंस जमाओ जी और काम कराओ जी जी किसी भी तरीके से, ये केन प्रकरण कैसे ही। जी जी अब मसलन ट्रेड डील की बात अगर कर लें तो सीधे सीधे दो तीन बातें हैं। जी जैसे भारत रूस से तेल नहीं खरीदेगा, जी जी अगर तेल खरीदेगा तो हम देखेंगे। जी, जी। भारत वेनेजुएला से तेल खरीदेगा जी। और इसके बावजूद बात बात पर डांट टपट देना, जी, जी, ये सब चलता रहा। जी जी अगर आज की स्थिति अगर देखें, अब पहले तो हम देखें ईरान के साथ जो युद्ध है, जी जी, इसके अंदर भारत की भूमिका क्या होनी चाहिए या क्या भूमिका है भारत की? भाई साहब, भारत की भूमिका ये है कि भारत जब आज़ाद हुआ था तब से वो निर्गुट सम्मेलन जी। का वो था। हाँ। हम किसी भी गुट में नहीं रहेंगे। जी। हमारे जो राष्ट्रीय हित हैं हम पहले उसको देखेंगे। हम्म। हमारा अगर रूस के साथ हित सत्ता है, हमारे देश को सस्ती जो है पेट्रोल डीजल हथियार मिलते हैं तो हम वहाँ से खरीदेंगे। हमारा कोई दबाव नहीं होगा किसी देश का हमारे ऊपर। आज भी भारत को चाहिए कि उसी नीति पर वो खड़ा रहे, उसको जिससे समझौता करना है, ट्रेड डील करना है, करे। लेकिन ये जो अमेरिका का रवैया है वो बर्दाश्त नहीं होना चाहिए, किसी को भी देश को नहीं करना चाहिए, हमें भी नहीं करना चाहिए, किसी देश को भी नहीं। वो तो एक तरह चलता रहेगा, वेनेजुएला उसके बाद ईरान, उसके बाद हो सकता है अगला निशाना कौन बने जी उनका? जी, वो तो टारगेट पर लेता है, वो सिर्फ अपना हित देखता है। अमेरिका की जो आर्थिक नीतियां हैं वो सिर्फ व्यापारी वाली है। वो हमेशा युद्ध कराता है, हथियार बेचता है। अब जैसे आप मान लीजिए यूक्रेन का मामला लीजिए, रूस यूक्रेन का, जी, भड़काया हुआ इसी का है, अमेरिका का, नाटो देशों का, कि यूक्रेन नाटो को। हमारे में आ जाओ। यूक्रेन जब युद्ध शुरू हो गया तो अपना हथियार बेच रहा है। वो सिर्फ व्यापारी ढंग से सोचता है, मतलब ठेठ मुनाफा कैसे कमाना है, बस ठेठ मुनाफा व्यापारी। कैसे कमाना है। किससे किसका संबंध है? भारत से अमेरिका का बढ़िया संबंध था, ये आए तो इन्होंने क्या किया, बस अपनी आर्थिक नीतियां लागू करनी शुरू की। इनसे तेल, जैसे आपने कहा कि इनसे तेल न खरीदो, उनसे तेल न खरीदो। अब मान लीजिए आज की परिस्थितियों में लीजिए, युद्ध चल रहा है ईरान रूस से, कल को और ये युद्ध भड़क जाता है, बड़ा हो जाता है, मिडिल ईस्ट पूरा, हमें तेल कहाँ से मिलेगा? अगर हमारा ईरान मित्र है, सदियों से हमारा मित्र रहा, पड़ोसी देश रहा एक समय में, तो हमें भौगोलिक स्थिति ऐसी थी, भौगोलिक स्थिति ऐसी है जब बंटवारा नहीं हुआ था, बंटवारा नहीं हुआ, पड़ोसी देश था हमारा, पड़ोसी देश था, बिल्कुल। तो हमें सबसे आसान रास्ता ईरान है। अच्छा, जब भौगोलिक परिस्थिति बदली, देश बटा, इधर भारत और पाकिस्तान हुए, तो इसके बावजूद भी ईरान ने जब जब देखो जी, उसके बावजूद हमेशा भारत को सपोर्ट ज्यादा किया जी, हर मसले पर। जी, हर मसले में, क्योंकि बहुत सारी संस्कृतियों के मामले में भी हमारा उनका बहुत पुराना, सदियों पुराना संबंध है। वो हमारी सभ्यता से परिचित है, हम उनकी सभ्यता से परिचित रहे हैं। उस नाते भी चूंकि सदियों से संबंध रहा है, इसलिए उसका हमेशा हमारे प्रति एक उदार रवैया रहा है। जब भी ऐसी स्थितियां आई उसने हमेशा हमारे साथ खड़ा हुआ। वो हमारे सरकारें बदली, कोई भी नेता रहा हो, हमारे यहाँ पे कोई भी राष्ट्रपति रहा हो, प्रधानमंत्री रहा हो, लेकिन हमारी भी नीति ईरान के प्रति वही पुरानी रही कि वो हमारा
हितैषी है, सहयोगी है। हमें जब जरूरत होगी तो हमारी मदद करेगा, हम उसकी जरूरत होगी तो हम मदद करेंगे। तो इस नाते हमें भी जो है इस समय ये देखना चाहिए कि हमारे देश का हित किसमें सस्ता है और हमारा सच्चा हितैषी कौन है। अगर देखें तो जो चला था अफगानिस्तान और पाकिस्तान का भी 2 दिन पहले जो बात आ गई थी वार की, हालांकि आज वो मामला क्योंकि अब बड़ा बन गया, ईरान के साथ में इजराइल और अमेरिका हो गए, तो फिर वो ठंडा हो गया, थोड़ा सा थम गए। पाकिस्तान के अंदर प्रदर्शन हो रही हैं। जी। अभी देखा कराची के अंदर अमेरिकी दूतावास पे हमला हुआ, 10 लोग। भारत के अंदर भी प्रदर्शन हो रहे हैं। ये क्या, इसके सारा असर क्या भारत पाकिस्तान इस साइड भी आ सकता है, जो युद्ध चल रहा है जो ये? मुझे नहीं लगता कि युद्ध का इधर कोई वो ऐसा वो होगा। ये विरोध प्रदर्शन, चूंकि खामेनेई मारे गए हैं, इस्लामिक नेता थे, रहबर जो दर्जा था उनके पास, सबसे बड़ा पद था धार्मिक। रहबर का मतलब होता है मार्गदर्शक, पथ प्रदर्शक, यानी कि जो संरक्षक भी होता है, संरक्षक, मार्गदर्शक। तो वो थे मुसलमानों के नेता। तो इस नाते हमारे देश के जो मुसलमान हैं उनके प्रति सहानुभूति है, उसको लेकर अमेरिका को लेकर के गुस्सा है, वो अपने गुस्से का इजहार कर रहे हैं। जी। हमारे यहाँ उस तरह का वो संभव नहीं होगा, क्योंकि हमारे देश का मुसलमान बड़ा समझदार है। वो इस तरह का जैसे पाकिस्तान में किया उन्होंने, अमेरिकी दूतावास हमला कर दिया जो उधर कराची में, वो बस केवल अपना विरोध जताएंगे, बस रोष जताएंगे। इसके अलावा वो उस तरह का कोई वो नहीं होगा। इसके अंदर क्या लगता है, चीन की, रूस की, इनकी स्थिति क्या रहेगी आगे? अब देखिए भाई साहब, चीन का ये है कि चीन तो रूस इसके ईरान के साथ था, आज भी है, उसने भी निंदा की है। रूस ने भी, चूंकि रूस के और चीन के हित सधते हैं ईरान से। जो ड्रोन प्रणाली है ईरान की, जो रूस यूक्रेन युद्ध चल रहा है, उसमें रूस जो है वो ईरान का जो ड्रोन है उसको यूज कर रहा है। इसलिए उसको मजबूरी में भी खड़ा होना पड़ेगा, भले ही वो क्या प्रत्यक्ष दिख सकते हैं सामने आते हुए? प्रत्यक्ष नहीं दिखेंगे, क्योंकि इस समय अभी जैसे और विशाल रूप लेता है। पता चला बहरीन भी हो गया, सीरिया भी कूद पड़े, सऊदी अरब भी कूद आया, संयुक्त अरब अमीरात भी आ गया। तो इस तरह जब वो बढ़ेगा तब हो सकता है खेमेबंदी हो। अभी खेमेबंदी जैसी कुछ नहीं, अभी स्थिति वो नहीं दिखती। हाँ, लेकिन अगर बढ़ा, जैसा आपने शुरू में ही कहा कि तीसरे विश्व युद्ध की आहट, तो ये सबको लग रहा है कि तीसरे विश्व युद्ध की आहट है। लेकिन अगर रूस ये सब बातचीत के दौरान वो चाहे करें तो ये अभी रुक सकता है, या अमेरिका ही कहे कि बस अब इतना खत्म, जितना हमने खामनेई को शहीद करना था शहीद कर दिया, अब वो किसी अपने आदमी को सत्ता पर बिठा दें। जी। और उसके बाद ऐसा तो लगता नहीं, क्योंकि अभी ईरान के अंदर भी जो वहाँ की जो, चाहे वो वहाँ का जो संसद है, चाहे वहाँ के राष्ट्रपति हैं, या वहाँ के जो व्यवस्था है रहबर चुनने वाली, अभी चल रहा है कि भाई खामेनेई के बेटे को ही शायद चुन लिया जाएगा। लगभग तय है, और वो भी कुछ उसी अंदाज में काम करते हैं जिस अंदाज में उनके पिता काम करते थे। तो ऐसा लगता नहीं कि आज भी अमेरिका या इजराइल अपनी पसंद का नेतृत्व थोप पाएगा वहां पर ईरान पे। भाई साहब, इस मामले में युद्ध जो डिपेंड करता है वो उस देश की अर्थव्यवस्था और रक्षा सामग्री पर। ईरान पर बहुत पहले से ही प्रतिबंध चला आ रहा है जी। इतने लंबे समय से वो प्रतिबंध झेल रहा था कि धीरे धीरे उसकी जो अपनी अर्थव्यवस्था, आर्थिक स्थिति है, जो अर्थव्यवस्था है, वो बहुत डावाडोल है, बहुत कमजोर है। ऐसी स्थिति में यह नहीं लगता कि वो दुनिया के जो रक्षा वो सामग्री बेचने वाले देश हैं उनसे हथियार, नए हथियार, आधुनिकतम हथियार खरीद पाएगा और अमेरिका और इजराइल का मुकाबला कर पाएगा जी। ऐसी स्थिति में लोग मारे जा सकते हैं, अभी भीषण हमला हो, और जो अग्रिम पंथ के लोग हैं ईरान में वो हो सकता है मारे जाए, ना भी मारे जाए, इधर उधर हो जाए, और ऐसी स्थिति आ जाए कि सत्ता किसी को सौंपनी पड़े, तो अमेरिका साजिश रच के ऐसा कर सकता है। जैसा चलता रहा कि सलमान की तरफ से जो सऊदी किंग है उनकी तरफ से अमेरिका के साथ बातचीत चल रही थी, उन्होंने शुक्रिया भी कहा ट्रंप का खामेनेई की मौत के बाद में। तो ये बहुत अलग प्रकार की एक, जो आप इसे राजनीति भी कह सकते हैं और एक अलग प्रकार की स्थिति भी कह सकते हैं। जी बिल्कुल वही है
कि लेकिन लंबा युद्ध खींच पाने के में ईरान अभी सक्षम नहीं है। सारी चीजें अर्थव्यवस्था पर ही निर्भर करती हैं। फाइनेंस में सब कुछ डिपेंड फाइनेंस करता है। अगर और उधार कोई हथियार देता नहीं है। दुनिया का जो दो ही चीजें हैं उधार नहीं मिलती, 3 चीजें, दवा, दारू और हथियार। मिश्रा जी, एक और आखिरी सवाल पे आपके साथ आऊं, इस सारे युद्ध का भारत की अर्थव्यवस्था पर, क्योंकि जो संकेत मिल रहे हैं उससे है कि क्रूड महंगा होगा तो डीजल पेट्रोल महंगा होगा, सोना चांदी पहले ही आसमान छू रहे हैं और महंगे होंगे, तो क्या भारत की अर्थव्यवस्था पर क्या फर्क आ सकता है इसका? इस पर भाई साहब आप भी देखिए, आज ही अभी युद्ध शुरू हुए 2 ही दिन हुए हैं और खबर आ रही है कि 10-15 रुपए डीजल और पेट्रोल के दाम बढ़ सकते हैं। ये पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ने का मतलब है हर क्षेत्र में दाम बढ़ना, महंगाई बढ़ना। और ये महंगाई भारत में ही नहीं रहेगी बल्कि और भी देशों पर विश्वव्यापी असर जाएगा। और इसका नतीजा ये होगा कि गरीबी बढ़ेगी और बेरोजगारी भी बढ़ेगी। महंगाई बढ़ने के बाद इसका भारत पर भी अच्छा असर पड़ेगा, मतलब बड़ा असर पड़ेगा, व्यापक असर पड़ेगा जी। और अगर जितने दिन ये लंबा खिंचता उतना ही गहराता जाएगा दुनिया में। तो इसका यही वो है। तो ये थे अशोक मिश्रा जी, हम बात कर रहे थे कि चल रहा है। पहली बात तो सबसे पहली कि जो इराकी नेता, इराकी रहबर जो थे, खाने में ही जो उनका निधन हुआ, उनकी शहादत हुई, उसको निश्चित तौर पर ईरान के लोग शहादत मानेंगे, उसको मुस्लिम समाज शहादत मानेगा और उसको अमेरिका और इजराइल के लोग जरूर कहेंगे कि उनको मौत के घाट उतार दिया गया। दूसरी बात, इस युद्ध का अभी विश्व युद्ध होने की तरफ बड़ी निगाहें रहेंगी कि कौन से देश की परिस्थिति क्या बनती है, ईरान कितना टिकेगा आगे, क्योंकि वहाँ की जो वर्तमान स्थिति है फाइनेंस को लेकर के या वहाँ की रक्षा की स्थिति है उस सब को लेकर के। और तीसरा, एक बात तो तय है कि इस युद्ध का नुकसान आम आदमी को होगा, क्योंकि जब भी कभी युद्ध होते हैं, जब भी कभी आपदा होती है तो उसका नुकसान हमेशा जो है वो आम आदमी तक जाएगा, चाहे वो महंगाई के रूप में हो, चाहे वो बेरोजगारी के रूप में हो और चाहे किसी अन्य रूप में। जब तक चलेगा, नजर रहेगी और प्रयास करेंगे आपको अपडेट देते रहें। जुड़े रहें हमारे साथ, देखते रहें देश रोजाना। नमस्कार, धन्यवाद। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें देश रोजाना के YouTube चैनल को और नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook या Instagram पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।